स्वागत है आपका सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज में। आज जिस सीरीज में हम सीटेट का पेपर 2 जो हुआ था दिसंबर 2019 में उसको डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 2 में हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और जितने सीटेट के सीडीपी के प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस है उन सबको देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे सीटेट सीडीपी प्रीवियस ईयर पेपर 1 पेपर 2 नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन एनालिसिस ऑफ सीटेट सीडीपी पेपर। और अगर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सारे लेक्चर्स को अवेल करना है उसको देखने के लिए भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। सवालों की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल हमें दे रखा है, वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली विशिष्ट विशेषताओं के बारे में व्यापक रूप से धारित मान्यताओं को हम क्या कहते हैं? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर रोल्स, जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर स्टीरियोटाइप्स, यानी लिंग में भेदभाव के रूप में संदर्भ किया जाता है लिंग भूमिकाएं, लिंग पहचान और लिंग रूढ़ियां। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा जेंडर रोल्स, जहाँ पे किसी एक जेंडर को हमने टिपिकली ये बता दिया गया है कि इसको यही अप्रोप्रिएट है, यही करना चाहिए, तो ये हमने जेंडर के रोल्स को डिसाइड कर दिया है। अगला सवाल बढ़ते हैं। नूर के बारे में दे रखा है कि नूर फॉरगेट्स टू ब्रिंग हर टिफिन। नूर अपना खाना लाना भूल गई है टिफिन में, और वो तान्या को कहती है कि वो अपना टिफिन मेरे साथ शेयर करे, क्योंकि नूर ने कभी टिफिन अपना शेयर किया था तान्या के साथ। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नूर्स स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ओरिएंटेशन टिपिकल एट। तो देखो, नूर जो कह रही है वो क्या कह रही है? एक्सचेंज है, बदले की भावना है कि आपको मैंने किया था ये चीज तो आप भी मुझे आज करो। ये सीधी सी बात है कि मैंने किया था तो आप भी करो। एक्सचेंज वाली सीधी सी बात है और कुछ भी नहीं है। बात यहाँ एक्सचेंज वाली जरूर है, लेकिन ये क्या है? ये कैसी सी बात हो रही है कि मैंने किया था इसीलिए तुम करो। तो पनिशमेंट ओबीडियंस वाली बात है, जिसके हिसाब से क्या है? टिट फॉर टैट, मैंने किया इसीलिए इसको ये चीज करना चाहिए। सीधी सी बात है, कंपल्शन है। तो ये कौन से लेवल पे हो सकता है? तो दैट हैपेंस एट ओबीडियंस एंड प्री कन्वेंशनल level. So option 2 is the correct answer. अगला सवाल, recently there have been conscious effort to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities। यानी कि हाल में ही पाठ्य चर्चा में कहानियों में शामिल किया गया है कि बार बार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि पिता घर के कामों में शामिल है और माँ अलग तरीके की साहसिक गतिविधियां कर रही हैं। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जेंडर में जो स्टीरियोटाइपिंग हो रही है उस स्टीरियोटाइप को एलिमिनेट किया जा सके। लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त करने हेतु ही ये चीजें उठाई गई हैं। अगला सवाल वाइगॉट्स्की से दे रखा है। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, व्हेन एडल्ट्स एडजस्ट टू सपोर्ट टू एक्सटेंड्स चाइल्ड करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। वाइगॉट्स्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर को बढ़ाने के लिए समर्थन को समायोजित किया जाता है या करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्केप होल्डिंग। कहीं ना कहीं ये स्केप होल्डिंग एक मचान प्रोवाइड करना है जहाँ पे कि बच्चा अपने आप को अच्छे से अपनी एबिलिटीज को एक्सटेंड करके हेल्प के थ्रू वो आगे बढ़ सके। तो जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्पिंग, उस हेल्पिंग को हम कहते हैं स्केप होल्डिंग। और जिस जोन को वो टच कर रहे हैं उस जोन का नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ध्यान रखना ये दोनों ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्केप होल्डिंग। पर आंसर कभी भी आपको स्केप होल्डिंग चुनना है जब बात हो रही है कि कोई हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो जीन पियाजे के लिए दे रखा है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजनिंग यहाँ पे जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो यहाँ डेवलप हो रही है। वो किस पे होगी? वो होगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो लास्ट वाली स्टेज है उस वाली स्टेज में। ये हमारी पहली स्टेज है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये जो चौथी स्टेज है इसी में आकर के डेवलप होती है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। अगला सवाल दे रखा है। अकॉर्डिंग टू इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। बच्चों की सोच पे, समझ पे सामाजिक प्रक्रियाओं का भी असर होता है। ये निम्नलिखित में से किन्होंने कहा है? तो ये बताया हमें लेव वाइगॉट्स्की ने, क्योंकि लेव वाइगॉट्स्की ही वो पर्सन थे जिन्होंने
कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बताया कि उसमें कल्चरल टूल्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा इन्वायरमेंट हेरिडिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें इन्वायरमेंट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला सवाल पियाजे की थ्योरी से फिर दे रखा है, ड्राइंग इम्प्लीकेशन फ्रॉम पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8 इन हिज क्लासरूम शुड। पियाजे के अगर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निहितार्थ को निकालते हुए हम बात करें तो कक्षा 6 से 8वीं के जो शिक्षक हैं उन्हें अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट, बिल्कुल नहीं। बच्चों की लॉजिकल आर्गुमेंट जब तक हम सुनेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा क्या वो कहना चाहते हैं। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्ड रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन, सिर्फ रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम उन्हें प्रेजेंट किया और उनको बताया कि आप इसके सॉल्यूशन वो पोज करो जो कि जिसमें आधारित ऐसे समाधान होने चाहिए जो कि तार्किक हो, कुछ सॉल्यूशन ऐसा हो जो ठोस हो, सिर्फ सिलेबस पे नहीं रहना चाहिए, ये हम बिल्कुल जानते हैं। कॉन्क्रीट मटेरियल से सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ाना चाहिए बल्कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में देखो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, तो बच्चा आराम से प्रॉब्लम को, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग टाइप की रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन को यूज करके बता सकता है आंसर को। अगला सवाल गार्डनर की इंटेलिजेंस थ्योरी से दे रखा है, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन विथ लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसके पास तार्किक गणितीय बुद्धि है वो क्या कर सकता है? तो देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, लॉजिकल भी है और मैथमेटिकल भी है। तो साउंड्स, रिदम और मीनिंग ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल भी, ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। ठीक है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस अप्रिशिएट पिच, रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेसिवनेस, बिल्कुल नहीं, ये म्यूजिकल एबिलिटीज में आता है। सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग, तो देखो लॉजिकल भी है और मैथमेटिकल भी है। ठीक है, तो ये कभी भी वो व्यक्ति आराम से पैटर्न और लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग को डिटेक्ट कर लेगा। अब ये कह सकते हैं कि इसमें विजुअल स्पेशियल वर्ल्ड एक्यूरेटली परसीव कर पाना क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसी क्षमता की बात हो रही है जो स्पेस में कहीं हमारे दिमाग में बन रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। जब हमारे पास लॉजिकल चेन ऑफ रीजनिंग है तो हम ऑप्शन इसी को चुनेंगे। अगला सवाल दे रखा है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड एज। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बन रहे हैं और उसमें वो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, मोटिव्स आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोशलाइजेशन, समाजीकरण कहते हैं, जहाँ पे बच्चे एक प्रोडक्टिव मेंबर बन रहे हैं समाज में। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आनुवांशिकता की भूमिका के बारे में और मानव विकास के में पर्यावरण को लेकर के सही है? द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी, नॉट एट ऑल, ये हम बिल्कुल जानते हैं। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल नहीं, या तो सिर्फ एम्पिरिसिज्म और नेटिविज्म दोनों में से कुछ भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सोलली यही है। नाइदर नॉर इन्वायरमेंट, बिल्कुल नहीं, दोनों का इन्फ्लुएंस होता है। तो ऑप्शन 4 इज अल्टीमेटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है और दोनों ही इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को। अगला सवाल प्रोग्रेसिव क्लासरूम से दे रखा है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, लर्नर के द्वारा अपना नॉलेज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। नॉलेज इज रिसीव्ड पैसिवली बाय लर्नर्स, निष्क्रिय रूप से बच्चे सीखते हैं और प्रयास करते हैं सीखने का। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस बाय लर्नर एज इट इज, तुरंत से बच्चे ने जो सीखा उसको एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया। और नॉलेज इज रिकॉल्ड बाय लर्नर एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर, उन्होंने रिकॉल किया। नो, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील शिक्षा में बच्चा अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, उसको वो टूल्स टेक्निक्स टीचर्स प्रोवाइड करते हैं और वो अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE इंक्लूड्स, क्या चीज वो इंक्लूड करता है? दैट इन
includes both formative and summative assessment using a wide variety of strategies. आप कनिका मैम के लेक्चर्स देखना, आपको वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे ढंग से और साथ में सीसीई को लेकर के फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट के बारे में उन्होंने क्या बताया है, इन सबको आप चेक कर सकते हो डेली वाइट्स के ही प्लेलिस्ट में जाकर के। अगला सवाल देखें, अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज दैट पीपल फ्रॉम हिज सोशल ग्रुप टिपिकली परफॉर्म पुअरली इन एकेडमिक्स। यानी कि अपनी कक्षा के एक छात्र ने आपकी कक्षा के एक छात्र ने बताया है और बार बार ये बताया है, विभिन्न स्रोतों से बताने का प्रयास किया है कि उसके सामाजिक समूह के लोग आमतौर पर शिक्षाविदों में खराब प्रदर्शन करते हैं। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टीरियोटाइप, इस स्टीरियोटाइप को, इस रूढ़िवाद सोच को हटाने के लिए टीचर का पहला इनिशियल स्टेप क्या होना चाहिए? या तो वो इग्नोर कर दें, तो बिल्कुल नहीं, हम इग्नोर नहीं करके चल सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन, बिल्कुल नहीं, हम कंपटीशन से चीज़ों को सुलझा नहीं सकते हैं। सजेस्टिंग स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स, नो, बिल्कुल नहीं, हम बच्चे को ये नहीं बोलेंगे कि वो एकेडमिक्स छोड़ दे। रैदर वी शुड प्रेजेंट स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ रोल मॉडल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। उनको रोल मॉडल्स दिखाएं और उन्हें बताने का प्रयास करें कि ये देखो, ये लोग भी हैं जिन्होंने किया है, तो खुद को कमतर आंकना सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, इंक्लूसिव क्लासरूम में एक शिक्षक को चाहिए पे अटेंशन टू ओनली गिफ्टेड एंड टैलेंटेड लर्नर्स, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। यूज लेबल सच एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड, नहीं, हम लेबलिंग नहीं करते हैं, इसके बारे में हमने जान रखा है, आरटी 2009 से ही इस बारे में पता है। शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी एंड सिंपैथी टुवर्ड्स डिसेबल्ड लर्नर्स, नहीं, हम सिंपैथी नहीं करते हैं, रादर वी इम्पैथाइज, हम इम्पैथी रखते हैं, उनकी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। And we believe as teacher that child has potential to learn as per their ability and strength. इस चीज को शिक्षक को विश्वास में रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे के पास उनके अपने अनुसार सीखने की क्षमता है और ताकत है, जिसको लेकर के वो चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन क्लासरूम। एंजाइटी अराउंड रीडिंग, पढ़ते समय उसको एंजाइटी हो रही है, चिंता हो रही है। डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स एंड लेटर्स, वो वर्ड्स एंड लेटर्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। पुअर वॉक्यूबलरी स्किल्स, शब्दावली उसकी अच्छी नहीं है। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग what was read, these are indications of, उसने क्या पढ़ा, ठीक है, उसको ये डिफिकल्टी हो रही है, तो what are these indication of, ये किस चीज का संकेत है? तो ये संकेत है, ये क्रिएटिव चाइल्ड का तो संकेत हो नहीं सकता है। मेंटली इम्पेयर्ड स्टूडेंट का भी ये संकेत नहीं है। ऑटिस्टिक चाइल्ड का भी ये संकेत नहीं है, क्योंकि ऑटिज्म में बच्चा किसी एक चीज को बार बार रिपीट कर रहा होता है। रादर इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो वैसे छात्र की ये एक पहचानने का तरीका है। आप भी खुद को बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.dailywites.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस अ लेवल अप विद डेली वाइट्स। अगला सवाल दे रखा है, टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। इस तरीके से एक शिक्षक सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है समावेशी कक्षा में। यूजिंग पेपर पेंसिल टेस्ट फॉर असेसमेंट, नो, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट हम यूज़ नहीं करते हैं। यूनिफॉर्म वेज, नहीं, हम यूनिफॉर्म वेज नहीं करते हैं। गिविंग लॉट्स ऑफ रिटन होमवर्क, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ रिटन होमवर्क पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं। रादर डेवलप करते हैं हम स्पेसिफिक काइंड ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उनको ध्यान में रखते हुए हम स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करते हैं और उसी हिसाब से हम लेसन प्लान्स भी डिसाइड करते हैं। अगला सवाल दे रखा है, टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। एक शिक्षिका किस तरीके से इनकरेज कर सकती है अपनी कक्षा में किस चीज़ को इम्फेसाइज करके? तो इम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, नहीं, देखो कन्वर्जेंट मतलब ये हो गया कन्वर्ज करना,
सब तरफ से रेखाएं आ रही हैं जो एक तरफ एक पॉइंट पे आकर के मिल रही हैं, तो ये हो गया कन्वर्जन। तो कन्वर्ज करने से तो डाइवर्जेंट थिंकर नहीं बनेगा। डिस्करेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, नो नॉट एट ऑल, ये भी गलत बात है, हम डिस्करेज नहीं करेंगे। डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग रिस्क, नहीं, स्टूडेंट को रिस्क टेक करने से हम कभी भी रोकते नहीं है, रादर उनको हेल्प करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पे वर्थ रिस्क टेकिंग बिहेवियर है और कहाँ लेना चाहिए। तो ऑप्शन 3 अपने आप सही हो जाता है, बिकॉज मल्टीपल पर्सपेक्टिव और अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज जब टीचर करते हैं या टीचर करती हैं क्लासरूम में, तो बच्चा अपने आप क्रिएटिव लर्नर या क्रिएटिव लर्नर जो होते हैं उनको बूस्ट मिलता है आगे काम करने के लिए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए कौन सा फैक्टर है जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो देखो यहाँ ऑप्शन 4 दे रखा है, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चाइल्ड्स ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग। मीनिंगफुल लर्निंग के लिए ओवरऑल वेलबींग और लर्निंग दोनों का होना जरूरी है, जेन्युइन इंटरेस्ट कंटेंट में होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप ये बोल सकते हो कि ये बाकी सारे क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट, अगर हम टेस्ट इंक्रीज कर दें बच्चा मोटिवेशन लूज कर देगा, क्योंकि वो जितना पढ़ेगा ना उससे ज्यादा उसका ध्यान रहेगा टेस्ट के ऊपर। सिर्फ रिवॉर्ड के चक्कर में अगर बच्चे को मोटिवेट करते रहे हम, तो एक टाइम के बाद बच्चा जो है ग्रीडी हो जाएगा, अगर उसको रिवॉर्ड नहीं मिला तो वो काम नहीं करेगा। सिर्फ लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन पे तो हम बिल्कुल भी रिलाय नहीं करते हैं, हम अलग अलग टाइप ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी इंप्रूव करते रहते हैं और शामिल करते रहते हैं अपने पेडागोजी टेक्निक्स में। अगला सवाल दे रखा है, इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी से एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी क्या है। नॉट पेइंग अटेंशन टू इवेलुएटिंग द सोल्यूशन, बिल्कुल नहीं, जब तक हम सॉल्यूशन इवेलुएट नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा। फंक्शनल फिक्सडनेस, फिक्स कर दिया है चीजों को कि भैया ऐसे ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं हो सकता है दूसरा तरीका, तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इफेक्टिव मेथड नहीं है। रिस्पॉन्स सेट कर दिया है कि इसी तरीके से प्रॉब्लम को पोज जो किया गया उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड नहीं होगा। मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम्स इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, बिल्कुल सही बात, छोटे छोटे बड़ा सा प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे गोल्स में तोड़ दिया है और उसके बाद बच्चों को दे रहे हैं काम करने के लिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे एक बार में एक ही प्रॉब्लम पे सोचेंगे और उसके अलग अलग तरीके से सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग, इनमें से कौन सा इफेक्टिव मेथड नहीं है टीचिंग लर्निंग के लिए। देखो एक वर्ड दिया हुआ है नॉट, तो नॉट यानी नहीं है, इसके बारे में सोचना। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, बिल्कुल इसकी वजह से इफेक्टिव लर्निंग होती है। एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे बच्चे वहाँ पे अपने आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। डायलॉग एंड डिस्कशन जब भी होगा तो बच्चे जब डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। जैसे आप जब सीटेट के बाद ज्वाइन करते हो तो मैं आपके साथ सीडीपी कंप्लीट करती हूँ, तो आप मुझसे आराम से डिस्कस करते हो हर एक पॉइंट पे जहाँ पे आप चीजें समझ नहीं पाते हो। तो जहाँ पे डायलॉग एंड डिस्कशन होता है वहाँ पे लर्निंग और टीचिंग अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। लास्ट फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, जैसे बताया वैसे ही रिप्रोड्यूस कर दिया, इससे इफेक्टिव टीचिंग हुई नहीं, ये सिर्फ हुआ रट्टाफिकेशन। So this is the not an effective strategy for teaching learning methodology. अगला सवाल दे रखा है, how can teachers deal with children who are non-attentive in the classroom? बच्चे जो attentive नहीं हैं उन बच्चों को देखने के लिए, समझने के लिए, उनको अटेंटिव करने के लिए टीचर को अपने क्लासरूम में क्या करना चाहिए। तो क्या ये बोलना चाहिए कि बच्चे क्लास से बाहर जाएं? बिल्कुल भी नहीं, इससे बच्चे का ध्यान और नहीं लगेगा। स्कॉल्ड देम फ्रिक्वेंटली, नहीं, हम बिल्कुल तुरंत तुरंत नहीं डांट सकते हैं इंटायर क्लासरूम के आगे। गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट एज होमवर्क, नहीं, ये भी हम काम नहीं करते कि हम बहुत ज्यादा काम उनको दे दिया, वो नहीं करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, अटेंटिव वो वापस से नहीं रहेंगे। रैदर one of the best method is to talk to them and find out the reason of their disinterest. उनकी उदासीनता के लिए हम उनसे बात करके जानने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से दे रखा है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। क्या जरूरी है? जरूरी है प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर, ये पता होना जरूरी है ताकि जो टीचर है वो उसी के ऊपर नया वाला जो टॉपिक और नया कॉन्सेप्ट है उसको बिल्ड कर सके।
अगला सवाल फिर से नाइव थियरीज के ऊपर है, जो हमने कर रखा है पहले भी। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नाइव थियरीज अबाउट वेरियस फेनोमेना इन दिस बैकग्राउंड। और टीचर शुड क्या करना चाहिए? तो क्या स्कॉल्ड करना चाहिए? नहीं, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम इग्नोर नहीं करेंगे। अगर इग्नोर करेंगे तो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस बढ़ जाएंगे। डिसमिस भी अगर करेंगे तो मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन बढ़ जाएंगे। रादर दे शुड बी चैलेंज, उन्हें चैलेंज करना चाहिए और बच्चों को डायलॉग के थ्रू समझाने का प्रयास करना चाहिए कि उन्होंने जो थियरीज बनाई हैं वो किस प्रकार गलत हैं। अगला सवाल कॉग्निशन और इमोशन से दे रखा है। देखो, हर बार कॉग्निशन और इमोशन से सवाल पूछा हुआ है। कॉग्निशन और इमोशन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अनुभूति और भावनाएं हमेशा इंटर रिलेटेड रहेंगी। वो ना ही यूनिडायरेक्शनल है ना ही इंडिपेंडेंट है, रादर दे आर बाई डायरेक्शनल। वो दोनों एक साथ चलती हैं, डायनेमिक है और एक दूसरे के साथ साथ हाथ में हाथ डाल के ही चलती हैं। आपका कॉग्निशन और आपकी इमोशंस में बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आप किसी टीचर से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो तो आप उनके सब्जेक्ट को भी उतने ही अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो। तो इमोशंस आपके कॉग्निशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगला फिर से इफेक्टिव टीचिंग मेथोडोलॉजी और लर्निंग से दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? लर्निंग को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल करता है। इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज एक बार आपने कुछ गलत तरीके से या कुछ अलग तरीके से बताया तो बच्चा इंटरेस्ट या तो गेन करेगा या तो लूज करेगा, तो ये स्ट्रैटेजीज भी इंपॉर्टेंट है। सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट, येस इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आप जब एग्जाम्पल्स उनके सोसाइटी उनके कल्चर से लेते हो तो बच्चा अपने आप सीखता है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज से दे रखा है। आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट of the process of meaningful construction of knowledge। meaningful construction of knowledge के लिए इनमें से कौन सा important प्रक्रिया है? तो that is social interaction। समाज में सामाजिक जो हमारा संपर्क होता है वो बहुत ही important पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। अगला सवाल दे रखा है व्हेन स्टूडेंट रिपीटेडली इंगेज इन एन एक्टिविटी, किसी एक एक्टिविटी में स्टूडेंट इंगेज है टू अर्न अ अवार्ड दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्टिविटी, जो डायरेक्टली रिलेटेड एक्टिविटी से तो नहीं है, लाइक स्टार और बैच और समथिंग लाइक दैट, दे आर लाइकली टू, वो ऐसा क्या वहां पे ऐसी चीज क्या चीज डेवलप हो जाएगी। देखो, रिपीटेडली इंगेज हो रहे हैं एक्टिविटी में, जो उनके रिवॉर्ड जो है वो एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिल रही है, तो वो क्या करेंगे, वो अपना काम जो है बहुत अच्छे से करने का प्रयास करना शुरू हो जाएंगे, ताकि उन्हें स्टार्स और ज्यादा स्टार्स मिले और ज्यादा बैच मिले। तो इससे क्या होगा, वो गोल पे अपनी मास्टरी करना शुरू कर देंगे। अगला सवाल द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बचपन की अवधारणा यूजुअली सीम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, नॉट एट ऑल, अलग अलग कल्चर में अलग अलग अवधारणाएं हैं। अ सोशल कंट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्ररी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार सामाजिक निर्माण में समकालीन एक इफेक्ट रखता है। ध्यान में रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार ये डिफरेंट टाइप का सवाल है, लेकिन ये कई बार रिपीटेड है, इसको ध्यान में रखना। हमने इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा है। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड में कौन सा पीरियड, कौन सी चीज उसकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो, ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं पियाजे के थियरी से रिलेटेड दे रखे हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट वेरी रैपिड रेट, ये तो अर्ली चाइल्डहुड में होता है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही चला गया। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, नहीं, अभी बच्चा एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे सीख नहीं पाता है और साइंटिफिक रीजनिंग भी डेवलप नहीं होती है। चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली, अभी वो कॉन्क्रीट तरीके से सोच रहा है। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज मिडिल चाइल्डहुड वाला जो स्टेज है वही आता है उस थर्ड स्टेज, जो हम थर्ड पढ़ते हैं पियाजे की थर्ड स्टेज, उसमें आता है। और थर्ड स्टेज का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला सवाल और आखिरी सवाल इस सेशन का दे रखा है, फैमिली एंड नेबरहुड आर, ये क्या है? दे आर प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज, ये एक प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी है। परिवार जहां पे भी है वो
प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी होता है। सो दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां, जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अंटिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइट्स। गॉड ब्लेस यू।